आज है 7 नवंबर शुक्रवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में मचे घमासान की, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने अदानी सौदे को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं राहुल गांधी ने वोट चोरी से लेकर जमीन चोरी तक के मुद्दों पर सरकार को घेरा है। हम बिहार में हुए रिकॉर्ड मतदान के पीछे के कारणों और प्रशांत किशोर के प्रवासी फैक्टर वाले विश्लेषण पर भी नजर डालेंगे। इसके अलावा बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर बढ़ते तनाव, सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले और प्रदूषण के मामले में भारत की चिंताजनक स्थिति पर भी चर्चा होगी। साथ ही जानेंगे कि कैसे न्यूयॉर्क की एक चुनावी जीत पर मुंबई में नफरत भरी सियासत हो रही है और क्यों जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद का मामला जजों के बीच बंटा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनावों में आरा सीट से हारने के बाद बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह के तेवर बागी हो गए हैं। उन्होंने अब आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भागलपुर में अदानी पावर को थर्मल प्लांट आवंटित करके राज्य के खजाने को 62,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में सिंह ने कहा कि जब वो बिजली मंत्री थे तो उन्होंने उद्योग विशेषज्ञों के साथ मिलकर यह आकलन किया था कि भागलपुर में 2,400 मेगावाट की पीरपेंती बिजली परियोजना की लागत लगभग 24,900 करोड़ रुपये थी, यानी प्रति मेगावाट 10 करोड़ रुपये। सिंह ने कहा, मुझे पता चला कि बिजली परियोजना को 15 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की निश्चित पूंजी लागत पर आवंटित किया जा रहा है। 10 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट पूंजी लागत के आधार पर बिजली की कीमत लगभग 2.75 रुपये प्रति यूनिट आती थी, लेकिन हमने बिजली कंपनी को 4.16 रुपये प्रति यूनिट पर भुगतान करने के लिए सहमति दे दी है। इससे सालाना लगभग 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान होगा। चूंकि समझौता 25 वर्षों के लिए है, इसलिए राज्य के खजाने को अनुमानित नुकसान लगभग 62,000 करोड़ रुपये होगा। 72 वर्षीय सिंह ने इस बात से इनकार किया कि उनके आरोप विधानसभा चुनावों से या पार्टी के साथ उनके खराब संबंधों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को नीतीश सरकार के सामने उठाया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सिंह ने कहा, अगर मैं गलत हूं तो वे मुझे ठीक करें, लेकिन केंद्रीय बिजली मंत्री के रूप में 7 साल के अपने अनुभव से मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस परियोजना की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, इसका भाजपा की बिहार चुनाव प्रचार समिति से मुझे बाहर रखे जाने से भी कोई लेना देना नहीं है। ये सब कहने के लिए वे मुझे पार्टी से निलंबित या निष्कासित करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। सिंह के मुताबिक वो ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्हें हाल ही में कुछ ऊर्जा विशेषज्ञों ने इसकी जानकारी दी है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ दिनों पहले ही सिंह ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए दावों पर सच्चाई बताने या पद छोड़ने के लिए कहा था। सिंह ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ अपने बढ़ते मतभेदों को स्वीकार किया और दावा किया कि जब वो बिजली मंत्री थे तब उन्हें संकेत मिले थे कि कुछ कंपनियों का पक्ष लिया जाए, लेकिन उन्होंने हमेशा नियमों का पालन किया। सिंह ने यह भी दावा किया कि बीजेपी नेतृत्व नहीं चाहता था कि वो 2024 का चुनाव जीतें। उन्होंने कहा, बूथ एजेंटों ने मेरे खिलाफ काम किया। जब भोजपुरी गायक पवन सिंह ने कराका सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो मैंने शीर्ष नेताओं से उन्हें रोकने का अनुरोध किया, क्योंकि वो मेरे वोट बांट सकते थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह मामला बिहार की चुनावी राजनीति और सरकारी तंत्र के इस्तेमाल पर सवाल खड़े करता है। बिहार में आरजेडी के उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपनी सीट पर मतदान के बाद अब महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार के तहत आने वाले मीरा भायंदर नगर निगम ने खेसारी को नोटिस जारी किया है। छपरा में मतदान से ठीक 3 दिन पहले यह नोटिस मुंबई के मीरा रोड स्थित उनके आवास पर कथित अवैध निर्माण को लेकर दिया गया है। एमबीएमसी के अनुसार नोटिस यादव के घर पर लोहे के एंगल और टीन शीट शेड के अनधिकृत निर्माण से संबंधित है। सवाल यह उठ रहा है कि नगर निगम को यह अवैध निर्माण अभी क्यों दिखा? जब यह निर्माण हो रहा था तब नगर निगम ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि खेसारी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो क्या उन्हें यह नोटिस मिलता? आरजेडी सांसद मनोज झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी को टैग करते हुए लिखा,
वक्त तो सही चुन लेते कम से कम, या इतनी सी भी हया नहीं है। भोजपुरी सुपरस्टार यादव छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2015 से बीजेपी का गढ़ रही है। वो बीजेपी पर गरीबी और अपमान के लिए लोगों के विश्वास का व्यापार करने और मंदिर मस्जिद की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को वोट चोरी और जमीन चोरी के बीच संबंध जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। बिहार के बांका में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा, मुझे कल पता चला कि दिल्ली में वोट डालने वाले भाजपा नेताओं ने बिहार चुनाव के पहले चरण में भी मतदान किया। उनका इशारा पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा की ओर था, जिन्होंने दिल्ली में वोट डालने के 9 महीने बाद बेगूसराय में भी वोट डाला था। हालांकि बाद में सिन्हा ने सफाई दी कि उन्होंने दिल्ली की मतदाता सूची से अपना नाम हटवा दिया था। राहुल ने आगे कहा, हरियाणा के 2 करोड़ मतदाताओं में से 29 लाख मतदाता फर्जी हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में वोट चोरी की और अब वे इसे बिहार में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी घटना महाराष्ट्र की है, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे से जुड़ी एक कंपनी के साथ हुए जमीन सौदे में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति बनाई है। यह मामला पुणे में 1800 करोड़ रुपए की एक जमीन से जुड़ा है, जो महार समुदाय की वंशानुगत संपत्ति है और जिसे बिना सरकारी मंजूरी के बेचा नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र में दलितों के लिए आरक्षित 1800 करोड़ रुपए का एक भूखंड उपमुख्यमंत्री के बेटे की कंपनी को महज 300 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। यह उस सरकार द्वारा की गई जमीन की चोरी है जो वोट चोरी के माध्यम से बनी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा, मोदी जी, क्या आप इसलिए चुप हैं क्योंकि आपकी सरकार को उन्हीं लुटेरों के समर्थन की जरूरत है? बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 64.66% मतदान हुआ, जो 2010 के बाद किसी भी चुनाव में सबसे अधिक है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव से 9.3% और 2020 के विधानसभा चुनाव से 8.8% ज़्यादा है। ये रिकॉर्ड वोटिंग इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद बिहार की मतदाता सूची से 30.7 लाख नाम हटाए गए थे। जिन 121 सीटों पर मतदान हुआ, वहां भी लोकसभा चुनाव की तुलना में 15.3 लाख मतदाता कम थे। लेकिन इसके बावजूद वोट डालने वालों की कुल संख्या में कमी नहीं आई है। इन सीटों पर 2.43 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या 2.155 करोड़ थी। इससे यह तर्क मजबूत होता है कि एसआईआर प्रक्रिया ने केवल उन मतदाताओं के नाम हटाए जो या तो पलायन कर चुके थे या एक से अधिक जगह पंजीकृत थे और वैसे भी वोट नहीं डालते थे। आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 के चुनाव में मतदाताओं की संख्या में केवल 1.1% की वृद्धि हुई, जबकि वोट डालने वालों की संख्या 17.1% बढ़ गई। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार में रिकॉर्ड मतदान के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद हुए चुनावों में ये बिहार में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। किशोर के अनुसार पहला कारण ये है कि बिहार के 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा, पिछले 25-30 सालों से चुनावों के प्रति एक तरह की उदासीनता थी क्योंकि लोगों को कोई वास्तविक राजनीतिक विकल्प नहीं दिख रहा था। जन स्वराज के आने से अब लोगों के पास एक नया विकल्प है। दूसरा कारण बताते हुए उन्होंने प्रवासी मजदूरों को इस चुनाव का एक्स फैक्टर कहा। किशोर ने कहा, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जो छठ के बाद रुके, उन्होंने खुद वोट दिया और यह सुनिश्चित किया कि उनके परिवार और दोस्त भी वोट दें। इसने सभी को चौंका दिया है। उनके मुताबिक इस तरह की बड़े पैमाने पर मतदाता भागीदारी आमतौर पर राजनीतिक परिवर्तन की इच्छा का संकेत देती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से उत्पन्न तनाव के कारण कथित तौर पर 2 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही ऐसी मौतों की संख्या अब 11 तक पहुंच गई है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस इन मौतों को उजागर कर रही है। दक्षिण 24 परगना के कुल्पी में 45 वर्षीय शहाबुद्दीन पाइक की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। परिवार का कहना है कि उनकी और उनकी पत्नी का नाम एसआईआर सूची से गायब होने के कारण वो कई दिनों से तनाव में थे। एक अन्य घटना में बीरभूम के सैंथिया में विमान प्रमाणिक इस बात से चिंतित थे कि एसआईआर सूची में उनका नाम गलती से पाल लिख दिया गया था। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ एक विरोध रैली का नेतृत्व किया और अपना गणना फॉर्म भरने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है, जब तक बंगाल का हर एक मतदाता अपना फॉर्म नहीं भर देता, मैं अपना फॉर्म जमा नहीं करने जा रही हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी लिखित में और उसकी समझ में आने वाली भाषा में देनी होगी।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन मसीह की पीठ ने फैसला सुनाया कि यह नियम भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और अन्य सभी कानूनों के तहत लागू होगा। अगर किसी अपवाद वाली स्थिति में तुरंत लिखित जानकारी देना संभव न हो, तो कारणों को मौखिक रूप से बताया जा सकता है, लेकिन रिमांड की कार्यवाही से कम 2 घंटे पहले लिखित जानकारी देना अनिवार्य होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन नियमों का पालन न करने पर गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड अवैध मानी जाएगी और गिरफ्तार व्यक्ति रिहा होने का हकदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यह केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 और 22(1) के तहत एक मौलिक संवैधानिक सुरक्षा है। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने यह तो साबित कर दिया है कि मतदाता सूचियों में गंभीर खामियां हैं, लेकिन दो बातें अभी तक साबित नहीं हुई हैं। पहली, क्या इन सूचियों में मौजूद संदिग्ध मतदाता वास्तव में बूथ पर वोट डालने गए थे? और दूसरी, क्या उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था? राहुल गांधी ने हरियाणा के मुल्लाना विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथों का उदाहरण दिया था, जहां 223 मतदाताओं के नाम के आगे एक ही महिला की फोटो थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन दोनों बूथों पर 2024 के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान हुआ था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक असाधारण तर्क दिया है कि चुनाव में वोट देने का अधिकार मतदान की स्वतंत्रता से अलग है। सरकार के मुताबिक वोट देने का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार है, जबकि मतदान की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ये जवाब एक याचिका के संबंध में दिया गया है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2.3% बढ़कर रिकॉर्ड 57.7 गीगाटन तक पहुंच गया। इसमें भारत में उत्सर्जन में साल दर साल सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। भारत के बाद चीन, रूस, इंडोनेशिया और अमेरिका का स्थान रहा। यूएन पर्यावरण कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि दुनिया जलवायु जोखिमों और क्षति में गंभीर वृद्धि की ओर बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वैश्विक स्थिति से 2100 तक पृथ्वी का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल भी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलदीप शर्मा की 41 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। भुज की एक अदालत ने उन्हें एक व्यक्ति को चोट पहुंचाने और अवैध रूप से कैद करने का दोषी ठहराया था। संयोग से 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने शर्मा पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। यह मंजूरी अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में जमानत मिलने के 2 साल बाद दी गई थी, जिसमें शर्मा ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में एंटीबायोटिक्स, इनहेलर, कफ सिरप, टिटनेस इंजेक्शन और बैंडेज जैसी जरूरी दवाइयों और वस्तुओं की भारी कमी हो गई है। कई दवाएं महीनों से स्टॉक में नहीं हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के नियंत्रण वाली दिल्ली सरकार अपनी पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई मोहल्ला क्लिनिक प्रणाली को जानबूझकर पंगु बना रही है। 545 में से 201 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं और अब सरकार का ध्यान जन औषधि केंद्र खोलने पर है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली के ऊपर उड़ान भरने वाले कई विमानों ने जीपीएस स्पूफिंग का अनुभव किया है। यह एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें नेविगेशन सिस्टम को भ्रमित करने के लिए झूठा जीपीएस डेटा भेजा जाता है। ये घटना आमतौर पर पाकिस्तान और म्यांमार की सीमाओं पर देखी जाती है, लेकिन राजधानी दिल्ली के ऊपर होना एक असामान्य और चिंताजनक घटना है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए मामले की जांच कर रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, त्रिपुरा के टीआईपीआरए मोता नेता प्रद्योत देबबर्मन और पूर्व भाजपा प्रवक्ता एम्होनुमो किकोन ने वन नॉर्थ ईस्ट नामक एक नए राजनीतिक समूह का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर के लिए एक सामूहिक राजनीतिक पहचान बनाना है। नेताओं का कहना है कि पूर्वोत्तर अपनी विविधता के बावजूद भूमि की सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान और विकास जैसी कई साझा चिंताएं रखता है। ऐसे समय में जब भारत धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत हो रहा है, कोलकाता में नास्तिकों और संशयवादियों के 500 सदस्यीय समूह ने एथिस्ट फोरम के बैनर तले एक सम्मेलन किया। उन्होंने तर्कवाद, वैज्ञानिक स्वभाव और धर्मविहीनता के संवैधानिक अधिकार का समर्थन किया। आयोजकों का कहना है कि जब धर्म का उपयोग ज्वलंत मुद्दों को दबाने के लिए किया जा रहा है, तब नास्तिकता का महत्व बढ़ जाता है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए मसौदा नियमों से पवन ऊर्जा उत्पादक चिंतित हैं। ये नियम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों द्वारा वादा की गई और उत्पन्न बिजली के बीच के अंतर की गणना के तरीके को बदलने का प्रस्ताव करते हैं।
पवन ऊर्जा उत्पादकों का कहना है कि वे अप्रत्याशित मौसम पर निर्भर हैं और नए नियमों से कुछ परियोजनाओं को 48% तक का नुकसान हो सकता है। इससे इस क्षेत्र में निवेश धीमा होने की आशंका है। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक समाजवादी नेता ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीत लिया है। वो शहर के पहले मुस्लिम और पहले दक्षिण एशियाई मेयर बनेंगे। उनकी जीत के कुछ ही घंटों बाद मुंबई बीजेपी के प्रमुख अमित साटम ने एक इस्लामोफोबिक बयान देते हुए कहा कि शहर में किसी भी खान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसे वोट जिहाद का मामला बताया। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी के प्रवक्ता अनीश गवाई ने कहा, अपनी नफरत की राजनीति को मुंबई से बाहर रखें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी बिक्रम रॉय को जमानत दे दी है। उन्हें 2023 में उत्तर प्रदेश एटीएस ने बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और जाली पहचान पत्र दिलाने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ये जमानत अन्य सह आरोपियों के साथ समानता के आधार पर दी गई, जिन्हें पहले ही रिहा किया जा चुका है। जी20 द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से 2023 के बीच भारत के सबसे अमीर 1% लोगों ने अपनी संपत्ति में 62% की वृद्धि की। रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक असमानता एक चुनाव है, यह अपरिहार्य नहीं है और इसे राजनीतिक इच्छाशक्ति से उल्टा जा सकता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 15 महीने तक सत्ता से बाहर रहने के बाद एक इंटरव्यू में कहा है कि उनकी पार्टी अवामी लीग आगामी संसदीय चुनावों में भाग लेना चाहती है। उन्होंने अपने ऊपर लगे $234 बिलियन की लूट के आरोपों को हास्यास्पद बताया। हसीना ने पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों के लिए पहली बार नेतृत्व की जिम्मेदारी स्वीकार की, लेकिन सुरक्षा बलों को आदेश देने से इनकार किया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी इस्तीफा नहीं दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका पर खंडित फैसला सुनाया है। राशिद ने संसद में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल के खर्च को चुनौती दी थी, जो निचली अदालत ने उन पर लगाया था। 2 जजों की बेंच में से एक जज ने राशिद की याचिका खारिज कर दी, जबकि दूसरे ने इसे स्वीकार कर लिया। अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष रखा जाएगा। इंजीनियर राशिद 2019 से टेरर फंडिंग के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव बारामूला से जीता है। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। शोर कम, रोशनी ज्यादा। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।